गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जी डीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो लेके आई हूँ, तो उसका जवाब आप लोग देने के लिए तैयार रहिए। यानी आज आप लोगों का मौखिक टेस्ट है और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन्हें भी क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो ही जाता है। चलिए, अगर आप अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पढ़े होंगे, ये एकांकी है, नाटक है, पढ़े होंगे तो आप लोग भी जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज आपका जो है अध्याय कितना था बच्चों? 9 था ना? अध्याय 9 था। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो अध्याय कितना था? 9, और जिसका शीर्षक क्या था? अशोक का शस्त्र त्याग। तो इसी पाठ को पढ़ाकर मैंने क्वेश्चन भी कराया था और आप लोगों को ये कहा गया था कि याद करके आना है। तो तैयारी है ना बढ़िया से? जी, प्रतिदिन पूछना पड़ता है, तैयारी बढ़िया है तो जवाब अपने मन से बढ़िया से देंगे और ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। कहता है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जी, वंशीधर श्रीवास्तव, यही ना? बहुत अच्छे। चलिए अगला है, अशोक का शस्त्र त्याग कौन सी विधा है? एकांकी या फिर? अगला है, अशोक कहाँ के राजा थे? कहाँ के? मगध के। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, कलिंग से अशोक का युद्ध कितने वर्ष तक हुआ था? कितने? 4 वर्ष तक। जी, 4 वर्ष तक। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए यहाँ लिख देती हूँ, 4 वर्ष तक। यानी 4 वर्ष तक मगध का जो है कलिंग से जो है, मगध और कलिंग से जो है युद्ध होता रहा। मतलब राजा अशोक कलिंग को जीतने के लिए 4 वर्षों तक जी तोड़ मेहनत किया उन्होंने। बहुत जन धन की क्षति हुई थी। बाद में वो सुधर भी जाते हैं कि एक राज्य जीतने के लिए हमने इतना नुकसान किया। मतलब निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, उन्हें बाद में पछतावा होता है इस बात का। लेकिन युद्ध कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक जो है हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि कलिंग महाराज युद्ध में मारे जाते हैं, ये समाचार अशोक को कौन देता है? बिल्कुल, संवाददाता। नेक्स्ट है, कलिंग दुर्ग के फाटक बंद रहने का कारण कौन थी? राजकुमारी पद्मा। कौन थी पद्मा? हाँ, कौन थी? कलिंग के महाराज की बेटी थी राजकुमारी पद्मा। तो होता क्या है कि युद्ध तो जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो पद्मा जो है ना, हार मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। क्योंकि उनके पिता भी जो है मारे जाते हैं, तो राजकुमारी पद्मा जो है प्रण लेती है कि इतनी सारी स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियों का पति भाई पुत्र मतलब गलती नहीं थी, फिर भी मारे गए। तो इसलिए वो प्रण लेके और सभी स्त्री सैनिकों को तैयार करके जो है दुर्ग का फाटक खोलती नहीं है, बंद रखती है ना। यानी वो युद्ध चाहती है कि युद्ध करो, हम मर जाएंगे तो ही तुम कलिंग पे अपना झंडा लहराना, है ना। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं राजा अशोक को कलिंग पे वो अपना झंडा नहीं लहरा पाते, अपनी झंडा नहीं गाड़ पाते, है ना। तो इसलिए क्योंकि जो है ये बंद रहता है कलिंग का फाटक, तो जिसका कारण जो है आपको राजकुमारी पद्मा रहती है ना। चलिए अगला है, दुर्ग के फाटक खुलने पर राजा अशोक और उनके सैनिक क्या देखते हैं? बिल्कुल, स्त्रियों की विशाल सेना। जी, जब फाटक खुलता है तो खुलता नहीं, और जब जब फाटक खुल जाती है तो खुलने पे राजा अशोक और उनके सैनिक जब देखते हैं तो भौचक्के से रह जाते हैं कि ये क्या है। हम सोच रहे थे जाके अपना झंडा वहां पे लहराएंगे,
जीत का जश्न मनाएंगे। बट होता क्या है कि जो ही फाटक खुलती है तो स्त्रियों की विशाल सेना, मतलब पुरुष का कहीं आता पता नहीं, बस स्त्रियों की विशाल सेना होती है, जो देखते हैं तो जरूर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अब स्त्रियों से हमको युद्ध करना होगा। वो सोच सोच के परेशान हो जाते हैं और वहीं के बाद उनकी सोच में जो है परिवर्तन आ जाती है, वही उसी घटना के बाद। चलिए आगे है, अशोक के आगे कौन, अशोक के आगे कौन आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था? बिल्कुल, कलिंग के राजा, है ना, कलिंग के राजा थे जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, कलिंग के राजा के मरने के बाद उनके सेनापति के साथ क्या हुआ? बिल्कुल, पहले जमाने में यही होता था, या तो आत्मसमर्पण कीजिए या तो कैद जो है करवा लिया जाता था। तो होगा कैद कर लिया गया, है ना, मतलब राजा को तो मार दिया गया, बट इसके जो आपको राजा के जो आपको क्या कहते हैं सेनापति थे, तो वो सेनापति समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे कि हम झुकेंगे नहीं तुम्हारे आगे। तो होता क्या है कि युद्ध होती है और युद्ध होने के बाद जो है इनको कैद कर लिया जाता था। पहले जमाने में राजा सब जो युद्ध करते थे तो ऐसा ही होता था कि जिस राज्य को उनको प्राप्त करना है तो वो हर संभव प्रयास करते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद, हर तरीके से, या तो राजा अपने आप झुक जाता था कि चलो हम हार मान लिए, आपके शरण में आ गए, तब तो ठीक, उनका दास बन के रहना है, उनकी सारी सेनाएं यानी जितना कुछ है जो जीत जाता था उसके अधीन हो जाता था, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मानते थे तो उसको जो चाहे छल से चाहे बल से चाहे जैसे करके उसको कैद कर लिया जाता था और तब उस जगह को जीत कर उस पर अपना कब्जा हासिल किया जाता था। तो इस तरह से उनके सेनापति को जो है कैद कर लिया गया था क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर नहीं रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, सैनिक वेश में वीरांगनाओं को देखकर राजा अशोक क्या रह जाते हैं? बिल्कुल, चकित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं बताएंगे कोई? बोलिए। बस चकित ही ठीक है, क्योंकि उन्हें इस चीज की उम्मीद नहीं होती है कि हमें स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा। वो तो सपने में भी नहीं सोचे थे, बट जब सैनिक वेश में वीरांगनाओं को देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं कि ये कैसे दिन आ गए कि अब हमें इस स्त्री वीरांगनाओं से युद्ध करना पड़ेगा। मतलब हम इतने स्वार्थी हो गए किसी राज्य प्राप्ति के लिए कि अब स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा, तो इसलिए देख के ही चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आगे है कि स्त्री वीरांगनाओं को देखकर अशोक के सिपाही क्या हो जाते हैं? मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जी, मंत्र मुग्ध, यानी वो लोग जब देखते हैं वीरांगनाओं को तो देखने के बाद एकदम एकटक देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या दृश्य आ गया नजरों के सामने। सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं कि सेना तो है बट स्त्रियों की विशाल सेना। तो जरा सोचो कि पद्मा ने जो है राजकुमारी पद्मा ने जो है कितनी कोशिशों के बाद किस तरह से उन सेनाओं को तैयार की होंगी, है ना। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने टाइम में जो है खुद प्रशिक्षण दिया करती थी कई लड़कियों को, कई महिलाओं को, कि समय पड़े, अगर समय ऐसा आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मतलब हम भी युद्ध करेंगे, यानी हार नहीं मानेंगे, मर जाएंगे युद्ध करते करते लेकिन झुकना नहीं है। तो समझ गए ना कि स्त्री वीरांगनाओं को देखकर अशोक के सिपाही क्या हो जाते हैं? तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, राजा चकित होते हैं, वो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि कैसा अजीब नजारा है, दृश्य है। कथा, पद्मा किसके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी? बताइए। बिल्कुल, राजा अशोक के साथ। क्यों करना चाहती थी बच्चों? क्योंकि क्योंकि क्या? अच्छा, क्यों? जी जी जी, द्वंद्व युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि कलिंग पे राज करना चाहते थे। द्वंद्व युद्ध का कारण था पद्मा और अशोक के साथ जो है युद्ध करना चाहती थी, उसका कारण था कि उनके पिताजी मारे गए थे, मरवाए गए थे और उनके जितने सारे सैनिक सिपाही थे जो कि निर्दोष थे, कोई गलती भी नहीं थी और सभी मारे गए थे। तो युद्ध में तो ऐसा होता है ना, जो आप लड़ोगे तो किसी न किसी पक्ष को तो मरना ही पड़ता है, या इधर या फिर उधर। तो इसमें
युद्ध का उस टाइम में वही नियम कानून चलता था, युद्ध करो और शासन करो, यानी दूसरे पे शासन करो, जो जीता उसका राज, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। अब कहता है कि स्त्रियों का वध करना पाप है, अशोक के अनुसार यह किसकी आज्ञा है? बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा है, या फिर शास्त्रों की आज्ञा है। अब ये बात जो है ना, स्त्रियों का वध करना, सॉरी, स्त्रियों का वध करना पाप है अशोक के अनुसार, यह किसकी आज्ञा है? कि जब इन्हें लगता है कि अब स्त्रियों को मारना पड़ेगा तो उन्हें शास्त्र की बातें याद आती है, कि शास्त्र में तो साफ साफ मना किया गया है कि स्त्रियों का वध नहीं किया जाना चाहिए, है ना, उसको वो बात याद आ जाती है। ये वही प्रसंग है, वही पंक्ति है जो आपके पाठ में दिया गया है। आगे है कि राजा अशोक किसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं? बिल्कुल राजकुमारी पद्मा, यानी जो राजा अशोक कभी किसी के आगे झुके नहीं थे, समय ऐसा आता है कि उन्हें किसी के आगे झुकना पड़ता है। वो भी झुकते हैं किसके आगे? तो राजकुमारी पद्मा के आगे। है कि अशोक जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, वो राजकुमारी पद्मा के आगे झुक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मर्यादा को समझते थे। यही अंतर होती है कि एक मुस्लिम शासक में और हिंदू शासक में यही अंतर देखा जाता था, कि मुस्लिम शासक क्रूर होते थे, निर्दयी होते थे, वो स्त्री पुरुष कुछ नहीं समझते थे। बट हिंदुओं की ये खासियत थी कि उन्हें मर्यादा समझ में आती थी कि स्त्रियां हैं, उसके साथ किस तरह का व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, है ना। अब कई ऐसी बात नहीं है, कई सारे हिंदू राजा भी ऐसे थे जो मुगलों के साथ मिल मिल के, हाँ, और दूसरे दूसरे शासकों के साथ मिल मिल के जो है बहुत बुरा करते थे, ऐसी बात नहीं है। बट अधिकतर आप देखेंगे कि हिंदू राजा जितने थे, आप उनका जो है आप हिस्ट्री पूरा पलट के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, है ना, आपको पता चलेगा कि स्त्रियों की जब बात आती थी तो वो शालीनता में आ जाते थे, मतलब मर्यादित हो जाते थे। बट और जो शासक होते थे वो तो क्या 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 किए करवाएं कह नहीं सकते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला उदाहरण तो आपको इसका है, क्या कहते हैं, रतन सेन की जो पत्नी थी, कौन? रानी पद्मावती की, जी, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मतलब कितना षड्यंत्र रचा था, उसके पति तक को मरवा दिया। पहले तो मित्रता किया, फिर कैद किया पति को, फिर जब छुड़ा ली पद्मावती ने अपने सूझबूझ से, तो युद्ध में मार के, और वहां जब पहुंचे उसके रानियों को, मतलब क्या कहते, पद्मावती के पास, कि अब उसको जो है हम क्या करेंगे, हासिल करेंगे, अपने महल की रानी बनाएंगे। बताओ, दूसरी की पत्नी को अपने महल की रानी बनाना चाहता, कैसा दुष्ट स्वभाव का पहले का राजा हुआ करता था ये मुस्लिम शासक लोग। शर्म भी नहीं होती थी कि किसी की पत्नी है। तो देख लो यहाँ पे, जो वो पहुंच जाते हैं उनके महल के पास, लेकिन रानी पद्मावती भी बहुत बड़ी वीरांगना रहती है, चतुर और चालाक रहती है। कहती है युद्ध में जीते तो ठीक, हार गए तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। वो कुंड तैयार करती है, अग्नि कुंड, जौहर कुंड, है ना, और जौहर कुंड तैयार करके एक दासी के साथ उसमें कूद जाती है। मतलब क्या, देखो तब की स्त्रियां कैसी हुआ करती थी, कि अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए मर गई, जान दे दी, लेकिन उसके हाथ नहीं आई। पहले, क्योंकि पहले जमाने में युद्ध जो होता था ना, बड़ा नियम कानून खराब होता था, कि अगर राजा हार गया तो उसकी दासी, उसकी पत्नियां, उसके जितने सारे सैनिक सिपाही सब उसके अंडर में। अब उसको वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे, जैसे चाहे उसको अपने कदमों में झुका के रखे, नौकरानी बना के रखे, चाहे दासी जो बना के रखे। तो बहुत बुरा समय था वो। अच्छा है हम लोगों का समय कि हम लोग कम से कम शांति से हैं, अपने मन से जी रहे हैं। कुछ भी हो जाए, किसी का पति भी मर जाता है तो स्त्रियां कमा के अपना इज्जत से अपने घर में खाती है, रहती है। वो जमाना तो नहीं है कि पति मर गया तो चलो किसी और का कब्जा जबरदस्ती हो गया, ऐसी बात अब नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि उस युग से हम लोग अच्छे युग में हैं। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि कभी युद्ध नहीं करने के निर्णय कौन लेते हैं? बताइए, राजा अशोक लेते हैं। उनको लगता है कि अब जो है युद्ध करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो जो है कभी युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं। अगला है 16वां प्रश्न की, स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, ये कथन किनके हैं? जी, राजकुमारी पद्मा।
पद्मा कहती है कि जब अशोक को वो ललकारती है कि अशोक आपको युद्ध करना होगा, क्योंकि आपने क्या किया, निहत्थों को मारा, निर्दोष को मारा, आपके कारण किसी का सिंदूर तो किसी का भाई तो किसी का पुत्र जो है चला गया इस दुनिया से, जो कि उसका सहारा था, है ना। तो आपने जो मारा तो आपको मुझसे पहले युद्ध करना होगा, उसके बाद कलिंग पे आपका कब्जा होगा। तो जब ये बात उसको कहती है तो अशोक सीधे ही मना कर देते हैं कि हमें आपसे युद्ध नहीं करनी है, मैं स्त्रियों का वध नहीं कर सकता। तो अंततः राजकुमारी पद्मा भी हार जाती है। वो सोचती है कि जब अगला युद्ध ही नहीं करना चाहता तो हम क्यों करें। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी मतलब स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, है ना। और हम भी अपनी जो स्त्रियां थी, जितनी सारी वहां की दासियां थी, उसके लिए हम भी जिंदा रहेंगे। चलिए अब अगला है कि युद्ध नहीं करने का निर्णय लेकर राजा अशोक उसके और उसके सैनिक कैसा वस्त्र धारण करते हैं, कैसा, पीला वस्त्र धारण करते हैं। यानी पीला वस्त्र धारण करने का तात्पर्य ये हो गया कि वो अब युद्ध से क्या ले चुके, संन्यास ले चुके, यानी उन्हें अब युद्ध करने की इच्छा उनके मन में नहीं रही। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि युद्ध विराम के बाद राजा अशोक किसके शरण में जाते हैं, किसके शरण में, बिल्कुल बौद्ध के शरण में जाते हैं। और इसीलिए शायद वो क्या करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो बौद्ध के शरण में, बहुत अच्छे। अगला है आपका कि बौद्ध शरण में जाने के बाद राजा अशोक क्या प्रण लेते हैं, बताइए क्या, बिल्कुल अहिंसा का प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम जो है किसी से युद्ध नहीं करेंगे, किसी का वध नहीं करेंगे, हो सकेगा तो हम सबकी रक्षा करेंगे। अगला है कि अंतिम प्रश्न है आपका, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने का प्रण कौन लेते हैं, बिल्कुल राजा अशोक लेते हैं कि आज के बाद जो है हम सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे। तो हो गया राजा अशोक। तो यहाँ तक आपका बच्चों प्रश्न था, उत्तर भी आपने बड़ा जबरदस्त ढंग से दिया है। अब क्वेश्चन नहीं है, द एंड। तो मुझे विश्वास है कि आप ऑनलाइन बच्चे, आप लोगों को भी प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। प्रश्न के साथ उत्तर भी नोट कर ही लीजिएगा। और अंत में जाते जाते प्रतिदिन की तरह ये कहूंगी कि सारांश जो है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सारांश पढ़ लेंगे तो आपको ही सुविधा होगी, प्रश्न उत्तर ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।